Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about new GDP series and how new GDP calculation method is different from the earlier method. वो हम लोग इस आर्टिकल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे. So this topic is going to be very important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में एपीएससी एंड यूपीएससी दोनों के मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे. आई एम सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड. जब जब जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स में बदलाव किया गया है तब तब यूपीएससी के मेंस में उससे रिलेटेड प्रश्न आया है. तो इस साल भी जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स में बदलाव किए गए हैं, तो इस कारण से हम सेइंग कि इससे रिलेटेड मेंस में तो प्रश्न आ ही सकते हैं, आने ही चाहिए, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, न्यू जीडीपी सीरीज. क्या क्या बदलाव किया गया है जीडीपी कैलकुलेशन में, वो जरा हम देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीडीपी कैलकुलेट करने की, उसने नया जीडीपी सीरीज अडॉप्ट किया है, साथ ही साथ मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं. न्यू जीडीपी सीरीज का मतलब बेस ईयर बदला गया है, साथ ही साथ मेथड्स में थोड़े से स्ट्रीमलाइनिंग की गई है. ये सब बदलाव इसलिए किया गया है ताकि इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं विथ टाइम उसको कैप्चर किया जा सके. साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड अपडेटेड डेटा जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि जीएसटी पोर्टल एंड ऑल, वहाँ से अपडेटेड डेटा कलेक्ट किया जाए ताकि जीडीपी कैलकुलेशन और ज़्यादा रियलिस्टिक हो. तो क्या क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं वो देखते हैं. पहला, चेंज इन बेस ईयर. बेस ईयर पहले साल 2011-12 था, उसको बदल करके कर दिया गया है 2022-23. क्यों किया गया है 2022-23 को ही क्यों लिया गया है, उसके पीछे भी कारण मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कि 2022-23 इज द मोस्ट नॉर्मल ईयर. नॉर्मल ईयर मतलब एवरी आइटम्स आर प्राइस्ड और वेयर प्राइस्ड इन दिस ईयर इन प्रोपोर्शन द वे दे शुड बी. इस पर्सपेक्टिव से ये नॉर्मल ईयर है. नॉर्मल ईयर को ही बेस ईयर बनाया जाता है, तो इसी कारण से साल 2022-23 को बेस ईयर बनाया गया है. तो एक रिसेंट ईयर को बेस ईयर बनाने से फायदा ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसेंट टाइम में बदलाव आए हैं उस हिसाब से इकोनॉमिक अकाउंटिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है. वैसे बेस ईयर बदलने से सीधा सीधा जीडीपी ग्रोथ रेट में कोई अंतर नहीं आएगा, ये तो बात आपको कैलकुलेशन करके मैंने क्लास में समझा ही दिया है. बट फिर भी रिसेंट बेस ईयर रखने से क्या होता है कि कई सारे आइटम्स जो पहले प्रोड्यूस नहीं होते थे लेकिन अब प्रोड्यूस होने लगे हैं, या कई सारे आइटम्स जो पहले प्रोड्यूस होते थे अब नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सबको चेंज कर दिया जाता है. जो अब प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको अकाउंट किया जाएगा, जो पहले नहीं हो रहे थे, और जो पहले हो रहे थे अब नहीं हो रहे हैं तो उनको रिमूव कर दिया गया. तो इस कारण से बेस ईयर को बदलने से थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाती है जीडीपी कैलकुलेशन में. साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे एरियाज में डिजिटलाइजेशन किया गया है, तो अलग अलग एरिया से अब डेटा जो है डिजिटलाइज तरीके से कैप्चर होगा ताकि बेहतर तरीके से जीडीपी कैलकुलेशन किया जा सके. फॉर एग्जांपल जीएसटी डेटा जीएसटीएन पोर्टल, जीएसटी नेटवर्क पोर्टल से कलेक्ट किया जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 वेबसाइट है जिससे कॉर्पोरेट रिलेटेड डेटा आएगा. पीएफएमएस डेटा है जिससे गवर्नमेंट रिलेटेड कंजम्पशन के डेटा आएंगे. ई वाहन, आरबीआई, नबार्ड, तो तमाम अलग अलग एरिया से डिजिटलाइज डेटा कलेक्ट किए जाएंगे ताकि जीडीपी कैलकुलेशन जो है वो और रियलिस्टिक हो. और एक बदलाव किया गया है, डबल डिफ्लेशन मेथड लाया गया है. डबल डिफ्लेशन मेथड को ध्यान से समझिएगा, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी जरूरी हो सकता है. देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है. हमने रॉ मटेरियल लिया मान लीजिए 60 रुपए का, और उस रॉ मटेरियल से हमने फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया 100 रुपए का. तो 60 रुपए का सामान को हमने 100 रुपए के फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया. तो इसका मतलब द वैल्यू एडिशन या द प्रोडक्शन डन बाय मी या बाय माय फैक्ट्री इज ऑफ ₹40. ये है करंट प्राइसेस पे. इस साल क्या है, साल 2026 में 60 रुपए का सामान खरीदा मैंने और उसको 100 रुपए के सामान में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने साल 2026 के करंट प्राइसेस के हिसाब से 40 रुपया प्रोड्यूस किया. अब
₹40 को हमें डिफ्लेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, क्योंकि ₹40 का हमने प्रोडक्शन किया है साल 2026 के हिसाब से, लेकिन बेस ईयर है 2022-23। तो मान लीजिए 2022-23 से लेकर के 2026 तक करेंट ईयर में इन्फ्लेशन जो है वो 1.2 टाइम्स हो गया, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो 1.2 है। तो अब मुझे ये ₹40 को डिवाइड करना होगा बाई 1.2 in order to see what actual production has been done after inflation indexing या inflation adjustment। तो करेंट ईयर में मैंने वैल्यू एडिशन किया ₹40 का, उसका अब मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करना होगा यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2026 विथ रिस्पेक्ट टू न्यू बेस ईयर 2022-23। अब इसी को कहा जाएगा सिंगल डिफ्लेशन मेथड, जिसमें हमने करेंट ईयर प्राइसेस पे फाइनल प्रोड्यूस का दाम लिया, करेंट ईयर प्राइसेस पे ही रॉ मटेरियल का दाम लिया, और इसकी मदद से करेंट ईयर प्राइसेस पे हमने पहले वैल्यू एडिशन निकाला, और फिर इस करेंट ईयर प्राइसेस पे जो वैल्यू एडिशन है उसको डिफ्लेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो इसको कहा जाएगा सिंगल डिफ्लेशन, जो पहले किया जाता था, लेकिन अब किया जाएगा न्यू मेथड के हिसाब से डबल डिफ्लेशन। इसमें जो फाइनल गुड्स हमने प्रोड्यूस किया ₹100 का, उसको भी डिफ्लेट किया जाएगा पहले। तो ₹100 का सामान हमने प्रोड्यूस किया मान लीजिए, उसको डिफ्लेट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो उसकी वैल्यू मान लीजिए निकल करके आई ₹83 कि बेस ईयर में उसका दाम था ₹83। ₹60 का सामान जो रॉ मटेरियल के तौर पे हमने लिया, उसको भी डिफ्लेट किया जाएगा टू द बेस ईयर। तो ₹60 का सामान मान लीजिए डिफ्लेट करने के बाद हो गया ₹55 का, 55। तो अब हमने फाइनल गुड्स को भी डिफ्लेट किया विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, रॉ मटेरियल को भी डिफ्लेट किया विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अब जो वैल्यू एडिशन निकल करके आएगी वो होगी 83 माइनस 55 दैट इज ₹28। तो इस मेथड को कहा जाता है डबल डिफ्लेशन मेथड। सिंगल डिफ्लेशन में करेंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पे ही हमने वैल्यू एडिशन निकाला, करेंट ईयर प्राइसेस का फाइनल गुड्स का प्राइस निकाला, करेंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे ही रॉ मटेरियल का दाम निकाला, और दोनों का डिफरेंस निकाल करके वैल्यू एडिशन निकाला इन करेंट ईयर, और फिर उसको डिफ्लेट कर दिया। ये हो गया सिंगल डिफ्लेशन जो पहले होता था। अब डबल डिफ्लेशन किया जाएगा, करेंट ईयर प्राइसेस पे जो हमारा फाइनल गुड्स था उसको डिफ्लेट करेंगे हम लोग पहले, करेंट ईयर प्राइसेस पे जो हमारा रॉ मटेरियल था उसको डिफ्लेट करेंगे, और फिर हम लोग निकालेंगे वैल्यू एडिशन। तो इसी मेथड को कहा गया है डबल डिफ्लेशन मेथड। इट इज बेटर, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रियल जीडीपी कैलकुलेशन इन कंपैरिजन विद सिंगल डिफ्लेशन मेथड। उसके अलावा डिफ्लेशन करने के लिए जो डेटा है वो भी अब अपडेटेड तरीके से निकाला जाएगा। आपको पता है कि सीपीआई रिलेटेड डेटा को अपडेट किया गया है, सीपीआई कैलकुलेशन का बेस ईयर भी बदला गया है, उसको कर दिया गया है साल 2024। जैसे जीडीपी का बेस ईयर बदल करके कर दिया गया है 2022-23। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने के लिए भी बेस ईयर को बदल दिया गया है रिसेंटली। प्लस आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी बेस ईयर बदल दिया गया है। तो अलग अलग सेक्टर्स में बेस ईयर को अपडेट किया गया है ताकि हमें रियलिस्टिक डेटा मिले, साथ ही साथ इन्फ्लेशन किस तरीके से बदला है उसका भी हमें रियलिस्टिक डेटा मिले, ताकि हम बेहतर तरीके से डिफ्लेट कर पाए। तो एक तो डबल डिफ्लेशन मेथड होगा, प्लस डिफ्लेशन के लिए जो डेटा है वो भी अपडेटेड होगा, प्लस बेटर इनफॉर्मल सेक्टर एस्टिमेशन। इनफॉर्मल सेक्टर जिसका सीधा सीधा डेटा भारत सरकार के पास नहीं आता है, अब उस डेटा को भी थोड़ा बेहतर तरीके से कैलकुलेट करने के लिए अब इस्तेमाल किया जाएगा डेटा फ्रॉम एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंटरप्राइजेज हैं उनका जो एनुअल सर्वे होता है, उस डेटा को अब इस्तेमाल किया जाएगा फॉर हैविंग एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर टुवर्ड्स जीडीपी। चला एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से लिया जाएगा ताकि और बेहतर तरीके से जीडीपी एस्टिमेशन किया जा सके। कॉर्पोरेट डेटा के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉर्पोरेट डेटा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 का वेबसाइट इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा एडॉप्शन ऑफ सप्लाई यूज टेबल, ये और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान से आपको समझना है। देखिए, पहले जीडीपी कैलकुलेशन के 3 अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए जाते थे, प्रोडक्शन मेथड, कंजम्पशन मेथड एंड इनकम मेथड्स। These 3 methods were used to estimate size of the economy in separate manner.
अब क्या किया जाएगा, एक सप्लाई यूज टेबल बनाया जाएगा। सप्लाई यूज, देखिए प्रोडक्शन मेथड में देखा जाता था कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कंजम्पशन मेथड में देखा जाता था कि कितना यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, राइट। और इनकम मेथड में देखा जाता था कि प्रोड्यूसर का कितना इनकम हुआ। ये तीन अलग अलग मेथड्स होते थे पहले साइज ऑफ द इकोनॉमी को मेजर करने के। अब क्या है कि एक सप्लाई यूज टेबल बनाया जाएगा। सप्लाई यूज टेबल जिसमें देखा जाएगा कि हर एक वो चीज जो प्रोड्यूस हुआ है हमारे देश में वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। जैसे कि 100 यूनिट ऑफ वीट मान लीजिए प्रोड्यूस हुआ, तो उसका सप्लाई यूज टेबल में देखा जाएगा कि 100 यूनिट वीट में से कितना यूनिट वीट जो है लोगों ने कंज्यूम कर लिया। मान लीजिए 60 यूनिट लोगों ने कंज्यूम कर लिया। कितना यूनिट स्टोर करके रखा गया है फॉर फ्यूचर यूज, मान लीजिए 20 यूनिट स्टोर करके रखा गया फॉर फ्यूचर यूज। और कितना यूनिट एक्सपोर्ट किया गया, मान लीजिए 20 यूनिट एक्सपोर्ट किया गया। तो ये एक सप्लाई यूज टेबल बनेगा वीट का, जिसमें बताया जाएगा कि 100 यूनिट सप्लाई हुआ, 60 यूनिट कंज्यूम हुआ, 20 यूनिट स्टोर हुआ, 20 यूनिट एक्सपोर्ट हुआ। तो इस सप्लाई यूज टेबल से क्या है कि ये जो अलग से प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इनकम निकालना रहता था मेथड, ये तीनों मेथड को एक ज्वाइंट तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। तो with supply use table, all the three methods which were used or which were applied separately in order to account size of the economy will be now used together. तो एक मैं बस ये कह रहा हूं कि पहले जीडीपी कैलकुलेशन तीन अलग अलग मेथड से की जाती थी, या साइज ऑफ द इकोनॉमी की कैलकुलेशन तीन अलग अलग मेथड से की जाती थी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इनकम मेथड। अब क्या है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इनकम मेथड के साथ साथ एक सप्लाई यूज टेबल बनाया जाएगा। फायदा क्या होगा इससे, पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इनकम मेथड से जो साइज ऑफ द इकोनॉमी निकल करके आती थी उसमें थोड़े से डिफरेंसेस रहते थे, डिस्क्रिपेंसीज रहती थी। एक पर्टिकुलर मेथड से कुछ निकल करके आया, दूसरे मेथड से कुछ निकल करके आया। लेकिन अब सप्लाई यूज टेबल एडिशनल इसके साथ प्रिपेयर किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, तो इससे डिस्क्रिपेंसी कम होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्शन बाय द इकोनॉमी हो पाएगा। तो क्विकली अगर देखा जाए तो बेस ईयर बदला गया है, डेटा जो है अपडेटेड सोर्सेज से लिए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जीएसटी वगैरह। डबल डिफ्लेशन मेथड, डिफ्लेशन के लिए जो डेटा होगा, इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे तभी तो डिफ्लेशन स्ट्रेटजी लगा पाएंगे, तो उसके लिए डेटा को भी अपडेट किया गया है। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा, कॉर्पोरेट डेटा डिजिटलाइज तरीके से लिया जाएगा। एंड एडॉप्शन ऑफ सप्लाई यूज टेबल, तो इससे क्या है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इनकम मेथड में जो एनोमली आती थी उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड इस टॉपिक के बेसिस पे ये सब मेंस क्वेश्चन है। इस तरीके का मेंस क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रियल एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए समझने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पल्सेज इंपोर्ट फ्रॉम म्यांमार, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए भारत के अंदर अगर पल्सेस प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। हम दुनिया में सबसे ज्यादा पल्स ग्रो भी करते हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, और इतना कंज्यूम करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन काफी नहीं होता हमारे कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करते हैं। दुनिया का 25% पल्सेस भारत में अकेले प्रोड्यूस होता है, येट उस सबको हम कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज वाई अबाउट 14% ऑफ वर्ल्ड ओवरऑल पल्सेस का जो इंपोर्ट है वो अकेला भारत करता है। भारत के अंदर अगर अलग अलग स्टेट्स की बात करें जो पल्सेस ग्रो करते हैं तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस होता है राजस्थान में। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा जिस तरीके का दाल उगाया जाता है वो है चना दाल, ग्राम जिसको कहते हैं। 40 to 45% ऑफ पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर चना दाल। चना दाल ज्यादातर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। दूसरे नंबर पे है तूर या अरहर दाल, जिसको पिजन पी भी कहते हैं। 15 से 20% पिजन पी ग्रो किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा ग्रो किए जाने वाले दाल हैं, चना दाल, तूर दाल। भारत जो है कंसिस्टेंटली इंपोर्ट करता रहा है पल्सेज ऑफ लार्ज वैल्यू इन लास्ट डिकेड। तो दो चीजें ही हैं जो भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है, पल्सेस एंड एडिबल ऑयल। एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करें तो अब देखिए तो पिछले कुछ सालों से लगातार हमारे पल्सेस का इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है।
2017-18 के बाद घटा था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है। तो पल्सेस में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए लास्ट ईयर बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अनाउंस किया, जिसका नाम था मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। इसके अंतर्गत 6 साल के अंदर, यानी कि 2025-26 से लेकर के 2031 तक 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मुख्य लक्ष्य रहेगा कि पल्सेस के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए भारत में, ताकि पल्सेस की इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस हो। पिछले साल एग्रीकल्चर को लेकर के कई सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए थे बजट में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। उसी के साथ उसी लाइन में ये मिशन भी अनाउंस हुआ था, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, करंट न्यूज को भी समझने के लिए थोड़ा पहले जाना होगा, 5 साल पहले जाना होगा। साल 2021 में भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था टू इंपोर्ट पल्सेस। म्यांमार में खूब सारा पल्स प्रोड्यूस होता है और भारत वहां से पल्स इंपोर्ट करता है। 3 तरीके की दाल भारत मेनली म्यांमार से इंपोर्ट करता है, तूर या अरहर दाल, उसके अलावा उड़द एंड मूंग दाल। ये 3 तरीके की दाल भारत इंपोर्ट करता रहा है म्यांमार से। तो दाल को इंपोर्ट करने के लिए 5 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ साल 2021 से लेकर के 2026 तक म्यांमार सरकार के साथ। लेकिन रिसेंटली नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पल्सेस इंपोर्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। यू सी, इंडिया टू एक्सटेंड म्यांमार पल्स डील फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अब 2026 से लेकर के 2031 तक, 2031 तक हम लोग पल्सेस इंपोर्ट करेंगे म्यांमार से। अभी पल्सेस को इंपोर्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में वैसे भी डिसरप्शन है, भारत के अंदर कोई फूड इनसिक्योरिटी के चैलेंजेस ना आए, इसी कारण से 5 साल का डील और एक्सटेंड कर दिया गया है म्यांमार गवर्नमेंट के साथ। आपको ध्यान रखना होगा कि भारत लार्जेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ इंपोर्टर है पल्सेस का। और चूंकि म्यांमार के साथ हमने पल्सेस का जो हमारा एग्रीमेंट है उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो आपसे प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि किस किस तरीके का दाल, किस किस तरीके का पल्सेस भारत म्यांमार से इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है ये एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क is an initiative by United Nations under leadership of Jeffrey Sachs, a prominent economist। तो जेफरी सैक्स के इनिशिएटिव के अंतर्गत ही फिर यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म से एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क पब्लिश करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन एसोसिएशन विद सम अदर इंस्टीट्यूशंस। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का नाम याद रखना, लेकिन अगर बेहतर होगा कि जिन इस इंस्टीट्यूशंस के पार्टनरशिप में ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसका भी नाम याद रखें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क प्रोड्यूसेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एनुअली in association with Center for Sustainable Development, Gallup and Oxford Wellbeing Research Center। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को, यानी कि आज के दिन रिलीज की जाती है। टुडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट साल 2026 की रिलीज हो गई, कल के दिन ही रिलीज हो गई, 19 मार्च को ही रिलीज हो गई, एडवांस में ही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2026 आज के दिन के लिए 20 मार्च आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट साल 2026 को हम देखें तो पाया जा इसमें इस रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के हिसाब से, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री एंड फिनलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री in the world for 9th consecutive year। अफगानिस्तान इज अनहैप्पीएस्ट बिकॉज ऑफ वॉर कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन देयर। भारत की बात करें तो भारत का रैंक है इस साल 116, इंप्रूव फ्रॉम लास्ट ईयर 118 था, इस साल 116 है। देखिए, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है या वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग है, इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी कहीं प्रीलिम्स में पूछ ले तो कि कौन पब्लिश करता है, या मेंस में कहीं अपना आप आर्गुमेंट फ्रेम कर रहे हो तो कहीं पासिंग रेफरेंस में आप कोट कर सकते हैं, खासकर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में, वहीं पे हैप्पीनेस और इन सब तरीके के प्रश्न आते हैं। तो भारत की रैंकिंग 116 है, स्कोर है 4.53। अच्छा, भारत की रैंक अपने नेबरिंग कुछ कंट्री जैसे कि नेपाल या पाकिस्तान
से भी नीचे है ये। और हर साल ही ऐसा होता है। ये मैं आज तक समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश कैसे है या क्यों है। लेकिन ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हर साल ही आप देखोगे कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस या रैंकिंग में वो हमसे बेहतर रहता है। आई डोंट नो हाउ। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत सब्जेक्टिविटी है, एम्बिग्विटी है, येट डेटा है तो कहीं पासिंग रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट को फ्रेम करने में। एक इंपॉर्टेंट बात जो इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से निकाली जा सकती है एथिक्स में इस्तेमाल करने के लिए, वो ये है कि इस साल का जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसका थीम है हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वो लोग जो सोशल मीडिया को बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिन में 1 घंटा या उससे कम इस्तेमाल करते हैं, देयर लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज हाईएस्ट, दे आर हैविंग हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलबींग। यानी कि मॉडरेट यूजर्स आर हैप्पियर देन बोथ हेवी यूजर्स एंड नॉन यूजर्स। तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए कि मिडिल पाथ, गोल्डन मीन, मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा, गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल या बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ का से रिलेटेड प्रश्न हो कि जीवन में हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न को आप आंसर कर रहे हो, तो वहां पे आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। और कहता है कि 1 घंटे के आसपास अगर लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, वो उनकी वेलबींग का लेवल हाईएस्ट है। कहता है कि अगर एक्सेस यूज करने वाले लोग, उनके साथ क्या होता है कि सिंस दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एल्गोरिथम ड्रिवन, तो उनको वैसे ही कंटेंट बार बार फीड किया जाता है जिससे सोशल कंपैरिजन हो, वो इन्फ्लुएंसर्स हो या विजुअल कंटेंट से बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्टेड होते हैं। तो अलग अलग सोशल कंपैरिजन या इन्फ्लुएंसर्स के इम्पैक्ट के कारण एंग्जाइटी लेवल या लो सेल्फ स्टीम हो सकता है। इसी कारण से एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इज तो हार्मफुल, दैट एवरीवन नोज। ना यूज करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना यूज करने से होता क्या है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों से आपका जो कनेक्शन है, आपके स्कूल के, कॉलेज के दोस्त, उन लोगों से टच भी खत्म हो जाता है। लिमिटेड यूज करने से आपका कनेक्शन भी बना रहता है विदाउट गेटिंग इम्पैक्टेड मेंटली या इंटेलेक्चुअली। तो लिमिटेड यूज इज द बेस्ट। तो कहीं बैलेंस्ड अप्रोच का आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो वहां पे इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टॉकहोम वाटर प्राइज। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिए, देखिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वाटर रिलेटेड वर्क के लिए दिया जाता है साल 1991 से। It is awarded by Stockholm Water Foundation in collaboration with Royal Swedish Academy of Sciences. Eligibility for Stockholm Water Prize: anyone who has contributed in the direction of conservation and protection of water resources, उसको Stockholm Water Prize दिया जा सकता है। साल 2026 का Stockholm Water Prize दिया गया है कावे मदानी जी को। He is an Iranian scientist as well as UN official. उनको साल 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है, कावे मदानी। हो सकता है वन लाइनर स्टेटमेंट में प्रश्न आ जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, कल कल जो मैंने आंसर डिस्कस किया था उसमें आप लोग सही थे बिल्कुल। WTO वाला प्रश्न में वो परमानेंटली वर्ड के कारण वो स्टेटमेंट गलत होगा, पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ई ट्रांसमिशन पे जो ड्यूटी है वो परमानेंटली नहीं है, टेम्पोररी है। तो माई आंसर वॉज रॉन्ग, आई हैव रेक्टिफाइड इट। नाउ नाटो के ऊपर जो प्रश्न है कि नाटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 विद प्राइमरी एम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल एग्रेशन, दैट इज करेक्ट। ऑल मेंबर्स ऑफ नाटो आर लोकेटेड इन यूरोप एक्सेप्ट यूएस, दिस इज रॉन्ग। कनाडा भी तो है, तो ऐसा नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर से रिलेटेड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इज नॉट ओनली फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन रिसर्च। एंड भव्य से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भव्य इनिशिएटिव। And MXene related both statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.